गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रीटा सावला एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज मैं आपके साथ खाने पीने की परहेज़ी और व्यायाम के बारे में बात करूँगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में बात करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहली स्लाइड है फर्स्ट माय हेल्थ, जो मेरी वेबसाइट का नाम है। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि लोगों ने अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी स्वास्थ्य के बारे में कैसे अपने आप को उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो स्वास्थ्य की जैसे ही बात करेंगे तो हमारे दिमाग में दो शब्द आते हैं, खाने पीने में क्या परहेज़ी करनी चाहिए, डाइट क्या करनी चाहिए और एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, ताकि हम तंदुरुस्त और फिट रह सकें। तो आज का टॉपिक इसलिए इस तरह से लिया, एक डिबेट करने के लिए कि क्या हम जो खाने पीने की परहेज़ी कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं या जो हमें लोग बता रहे हैं वो क्या सही है, जिससे हमारी तकलीफ़ें दूर होगी या हमारी तकलीफ़ों को कोई नया पेन को इनविटेशन मिल जाएगा, निमंत्रण मिलेगा। तो हम क्यों करते हैं डाइट और एक्सरसाइज? पहला तो हम चुस्त रहना चाहते हैं, सब लोगों को एक मेंटेन फिगर रखना चाहते हैं अपने आप के लिए। और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो लगता है कि नहीं, हम बचपन में या यंग एज में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और उम्र के वजह से जो हमारा शरीर में थोड़ा फैट का भराव होता है तो उसको हम कम करके कैसे हम ज़्यादा चुस्त दिखें। फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डाइट और एक्सरसाइज करना चाहते हैं। कई बीमारियां, जैसे कि बहुत सुनते हैं कि पहले से अगर जीवन बराबर जीते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फूड, डाइट फूड, ये सब ठीक से हो तो हमारे कोई बीमारियां नहीं आती है। इम्यून सिस्टम, जो बार बार होने वाली छोटी छोटी बीमारियां या तो कोई बड़ी बीमारियों का नौता, यानी वो हमारी इम्यून सिस्टम, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, फ्यूचर बीमारियों को ये करने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग बीमारी है उसको कंट्रोल में करने के लिए, और एक्टिव लाइफ एंजॉय करने के लिए। एक्टिव लाइफ में फिजिकली और साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हर तरह से एक्टिव लाइफ ये करने के लिए। डाइट, डिजीजेस, डाइट और एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो बात सुनते हैं, हार्ट डिजीज जैसे हार्ट अटैक हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट में होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे चलने से हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है, हम चल नहीं पाते हैं, कोई जॉइंट पेन नहीं, कोई मस्कुलर पेन नहीं, वहाँ पे भी नीचे की तरफ में भी हमारे कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल है या थिकनिंग ऑफ आर्टरी और वेन हो गया, या दिमाग में कोई खून की कोलेस्ट्रॉल या और कोई वजह से, मतलब हमारी शरीर के सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से होने वाली बीमारियां। टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी। ओबेसिटी के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम। ये सब, इससे वही बहुत ज़्यादा भी कारण होते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़े कवर कर दिया आपके लिए। बेनिफिट पहले ही बताया कि जैसे अगर अच्छा खाना पीना खाते हैं और नियंत्रण से करते हैं, डाइट का मतलब है जो खा पी रहे हैं वो नियंत्रण के हिसाब से खा रहे हैं, तो उससे, और एक्सरसाइज करने से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, जैसे कि कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, और एक्टिव हैप्पी लाइफ, और इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होती है। बॉडी क्लॉक क्या कहता है? अभी डाइट और एक्सरसाइज का मतलब तो हमें समझ में आ गया, कौन सी बीमारियों में, और उससे फ़ायदे भी समझ में आ गया। अब मैं बॉडी क्लॉक की बात कर रही हूँ। हम रोज़ उठ के घड़ी के हिसाब से चलते हैं, 8 बजे उठना चाहिए, 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, 6 बजे वापस आना चाहिए, दोपहर में 1 बजे खाना खाना चाहिए, 10 बजे ये करना चाहिए। उसके अलावा भी हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक रहता है। वो बॉडी क्लॉक, हम जो जो प्रक्रिया करते हैं वो समय समय पे ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि हमारा अगर रोज़ 8 बजे उठते हैं तो 7:45 8 बजे हमारी नींद खुली जाती है, या कई बार हम अपने शरीर को बोल देते कल तो मुझे 5 बजे उठना है, और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्लॉक हमें 5 बजे उठाती भी है, भले ही अलार्म रखते हैं। नहीं तो डीप स्लीप में अलार्म समझ में आते ही नहीं, और वो जब समझ में आता है और हम उठ जाते हैं, वो कहीं हमारी बॉडी क्लॉक हमें साथ दे रही है। दूसरा बॉडी क्लॉक के जैसे कि बराबर नाश्ते का रोज का जो समय है
8 बजे अगर नाश्ता करते हैं तो 8 बजे के करीब हमें भूख लगना स्टार्ट होती है, 7:30 पौने 8 के करीब हमें भूख, और 8 बजे हम खाना खाते हैं। 1 बजे पानी की प्यास लग रही है, तो समय समय पे जो लग रहा है, या नींद आती है 10-11 बजे जिसकी सोने की पैटर्न है, या पर्टिकुलर समय पे हम टॉयलेट जाते हैं, पर्टिकुलर समय के लिए हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, ये सारे जो चक्र है, कई लोग गर्मी में अच्छा महसूस करते हैं, तो ये सब जो अंदर का जो चक्र है वो कुदरत की प्रक्रिया के साथ हमारा बॉडी का एडजस्टमेंट को कहते हैं हम बॉडी क्लॉक। और बॉडी क्लॉक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक कुदरत के साथ में तालमेल रख के चलेगी तो हम हेल्दी रहेंगे, और उस जैसे ही हम कुदरत का तालमेल उसमें खो देते हैं तो हमारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। पूरे अगर हम विश्व में देखें तो सारी चीज़ें नियम से हो रही है। सूरज भी नियम से आता है और नियम से जाता है। ऐसे नहीं आज 8 बजे आया, उसका मूड आया भाई मैं थोड़ा लेट जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जो नियम है, ऋतु चक्र भी नियम से आते हैं। जो भी चीज़ें संसार में हो रही है, ब्रह्मांड में हो रही है, विश्व में हो रही है, वो सब नियम से हो रही है। अब हमारी बात छोड़ो, ब्रह्मांड की बात से आगे और एक स्टेप, अगर आप एनिमल्स और प्लांट्स को देखेंगे, वो भी अपना जीवन नियम से जीते हैं। एक फल आता है, वो फल आने का समय ऋतु रहती है, इतने दिनों के बाद फल आता है। या अगर एनिमल्स भी देखेंगे कि माइग्रेटिंग बर्ड देखेंगे, तो ये सारे लोग हमें एग्जाम्पल्स देते हैं, भाई हम लोग सब कुदरत के तालमेल से उसके साथ हमारी बॉडी क्लॉक एडजस्ट करके बहुत अच्छे से जीते हैं। इसीलिए उनमें लोगों में बीमारियां कम है और हमें बीमारियां ज़्यादा है, क्योंकि हमारा बॉडी क्लॉक हम डिस्टर्ब कर चुके हैं, या हम लोग नेचर्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी क्लॉक का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये बॉडी क्लॉक हमारे डाइट और एक्सरसाइज के साथ बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। अगर ये बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हुआ, मतलब 110% बीमारियों की हम शुरुआत करते हैं। बीमारियों की शुरुआत का मतलब है कि आज ही बीमारी शुरू हो या कल ही हमें पता चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई महीनों तक भी हमें पता नहीं चले, कई सालों तक भी पता नहीं चले। ये तो ऐसे सिंपल अगर एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि एक बीज बोया है, तो उसको ऊपर दिखने के लिए, ज़मीन से ऊपर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जैसा बीज है उसके हिसाब से उसका समय लगेगा, और उसमें फल आने के लिए और बीज के हिसाब से समय लगेगा। ऐसे बीमारियों का भी है कि कौन से ऑर्गन में किस तरह से कहाँ पे शुरू होती है। अगर आज किसी को डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हुआ है, तो ये नहीं था कि कल अच्छा था और आज समझ में आ गया, ऐसा नहीं। उसकी शुरुआत तो कहीं समय पहले ही शुरू हो चुकी है। हम डाइट प्लान करते हैं तो हमारे मार्केट में क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है, डॉक्टर बताते हैं बीमारियों के हिसाब से, या तो फिर डाइटिशियन के पास जाते हैं, नहीं तो हमारे फ्रेंड सजेस्ट करते हैं, भाई मैंने ये डाइट खाया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अब तुम भी एक्सपेरिमेंट कर लो। ये एक्सपेरिमेंट वर्ड बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, मैंने ये किया इसलिए तुम भी ये करो, और हम आसानी से वो एक्सपेरिमेंट वर्ड को भूल जाते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। सजेस्टेड बाय सम कंपनी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आती है, या एमवे जैसे कोई प्रोडक्ट है, ऐसे कोई वो कंपनियां प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, हमारा ये प्रोडक्ट लेंगे तो तुम्हारी ये बीमारियां ठीक हो जाएगी, तुम्हारी ये फैटनेस कम हो जाएगी, ये सब इतना अच्छे से एडवर्टाइजिंग पैकेट और अट्रैक्टिव पैकेज रहता है कि हम उसमें लालच में आ जाते हैं। कई बार हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या कोई मैगजीन्स में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, या एडवर्टाइज हमने देखी, तो हम लोग सेल्फ ही उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे डाइट के अलग अलग प्रकार की डाइट कहाँ से आती है उसका ये सही, और उसमें से आप लोगों को कौन सी लगती है सही होनी चाहिए, डॉक्टर वाली या डाइटिशियन वाली या दोस्त वाली या एडवर्टाइजमेंट वाली या मार्केटिंग वाली? यस, डॉक्टर और डाइटिशियन के अलावा किसी और की सलाह मान के अपने आप के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट वर्ड जो साइलेंट है ना, उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम बोलते ना, शब्दों के पीछे का भावार्थ देख के फिर कार्य करो, तो इसमें भी यही बात है कि जो एक हिडन शब्द है एक्सपेरिमेंट, उसको ज़रा सुनिए और फिर ये कीजिए। डाइट प्लान कैसे शुरू करना चाहिए चूज़? पहले तो डॉक्टर का सजेशन, डाइटिशियन, उसके बाद हमें अपने आप को भी समझना चाहिए
कि हमारी लाइफ के डॉक्टर तो बहुत सारी सजेशंस देंगे, लेकिन वो सजेशन को उसके साथ डिस्कस करके हम कैसे अपने, क्योंकि कई बार ऐसी पूरी ज़िंदगी भर की ये करने परहेजी ये करना है तो शायद हमें पॉसिबल नहीं है। मन ललचाता रहता है, अरे ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, फिर एक दिन मन विद्रोह करता है, चलो आज तो टूट ही पड़ते हैं। और जब ये टूट पड़ने का विद्रोह होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि 8 दिन डाइट की और 2 दिन डाइट नहीं की। ये जो 2 दिन नहीं की ना, वो तुम्हारे 8 दिन का तो वाइप आउट कर ही देता है, बट उसके ज़्यादा और भी एक प्रॉब्लम का इन्विटेशन देता है। बीमारियों को पहचाने और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में नेचुरल फूड्स को इंक्लूड करें। पैकेज फूड या मेडिसिन से जो बीमारियां और डाइट होता है वो 110% गारंटेड एक बीमारी को शायद शांत कर सकता है। निकालने की बात अलग है, क्योर और शांत करना में दोनों में फ़र्क है। हम शांत करने को एक सप्रेशन भी बोलते हैं और उसकी जगह पे कोई और भी बीमारी आ सकती है। और अभी आगे ये जो इतने अच्छे से हमने सब लोगों ने बताया, फिर पहले थोड़ा मैंने कहा कि विद्रॉ जो कर रहे हैं, रॉन्ग डाइट प्लान, इरेग्युलर डाइट एंड क्रैश डाइटिंग। रॉन्ग डाइट प्लान, डॉक्टर ने थोड़ा 4 सजेशंस दिए, उसको हमने मिसअंडरस्टूड किया। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अब मैं कोई एक लेक्चर ले रही थी, फर्स्ट एड की फुल डे की ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, तो वहाँ पे एक लेडी, उसके डॉक्टर ने बताया था हर 2 घंटे में तुमने कुछ खाना चाहिए। तो मैं देख रही थी, वो ऑलरेडी हमेशा पूरा का पूरा एक बड़ा से बड़ा बाउल लेके अपने साथ बैठी थी। फुल डिनर लंच किया, आते ही जैसे अब 10 बजे लेक्चर शुरू हुआ तो उसने कुछ खाया, फिर वापस 11 बजे खाया, 12 बजे कुछ खाया, 1 बजे फुल लंच किया, प्रॉपर लंच किया, 2:30 बजे चाय पी, 3:30 बजे वापस कुछ खाया, 4:30 बजे वापस। मैंने बोला आपके डॉक्टर ने तो 2 घंटे में छोटे छोटे डाइट प्लान्स बोले थे ना, या भूखा रहने के लिए मना किया है। डायबिटिक टाइप 2 की पेशेंट थी, तो मैंने बोला आप तो बहुत गलत कर रहे। नहीं, मेरे डॉक्टर ने कहा था हर 2 घंटे में खाना है। मैंने बोला आप आपका घड़ी तो देखिए, 2 घंटे में मैंने देखा ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंतर पे खा रही है। और छोटे छोटे डाइट प्लान का मतलब था हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, का मतलब ये नहीं था कि आप पूरा अच्छा से लंच करेंगे। इसीलिए मेरा डॉक्टर बोलता है तुम्हारी डायबिटीज़ कम नहीं हो रही है। मैं इंस्पाइट ऑफ मैं इतना अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, बराबर उसके इंस्ट्रक्शन पे कर रही हूँ, लेकिन वो इसका इंस्ट्रक्शन नहीं था, उसने कहीं अपने आप कुछ मॉडिफाई कर लिया था। खाने की शौकीन बंदी हर 1 घंटे में 2 घंटे की जगह पे उसने अपने आप एडजस्ट करके 1 घंटा कर दिया। 3 घंटा नहीं किया, बट 1 घंटा ज़रूर कर दिया। अब इसको वेट भी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, और डायटिशियन 4 डायटिशियन बदल दिए, कोई भी उसके लिए सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि हर डायटिशियन को तो बराबर नहीं, मैं परफेक्टली फॉलो कर रही हूँ। और जब मैंने विजुअली देखा अरे इसका कोई परफेक्शन था ही नहीं, तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डाइट प्लान। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि ये तेल और घी कम खाना चाहिए। हम तेल और घी ज़रूर बंद कर देते हैं, लेकिन बटर और चीज़ चालू रखते हैं, बिस्किट चालू रखते हैं, जिसमें बनने में जो तरीका है उसमें भी ज़्यादा ऑयल रहता है, वो भी हम चालू रखते हैं। तो फिर वहाँ पे कौन सी डाइट होगी? आपने कान ऐसे नहीं पकड़े, लेकिन ऐसे तो पकड़े, लेकिन कान ज़रूर पकड़े हैं। तो ये कोई इस तरह की डाइट का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट वो डाइट आपको नुकसान कर सकती है, कोई फ़ायदा नहीं कर सकती है। इरेग्युलर डाइट, जैसे पहले ही मैंने कहा 8 दिन अच्छे से डाइटिंग की, 2 दिन चलो आज छुट्टी है, सैटरडे संडे हम सब कुछ खाएंगे, मंडे टू फ्राइडे डाइटिंग करेंगे, नो यूज़। इनफैक्ट वो ज़्यादा हार्मफुल है। क्रैश डाइटिंग, बहुत ज़्यादा ज़ीरो फिगर करने के लिए बहुत यंग लोगों में, या 1 महीना परफेक्टली डाइटिंग करेंगे। क्या खाया? सुबह में सिर्फ मूंग का पानी पिया, दोपहर में 1 फ्रूट खाया, शाम को 1 फ्रूट खाया, नींबू शरबत पिया, रात को डिनर में कुछ नहीं खाया, या तो फिर 1 खाखरा खा लिया, या ऐसा कुछ खा लिया। पूरे दिन की 200 कैलोरी भी नहीं खाई। 1 महीने में वीकनेस के साथ, वीकनेस भी नहीं बोल सकती क्योंकि
साथ में कुछ एडिशनल विटामिन सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट ले करके 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो गया, वाह हैप्पी। नेक्स्ट डे 1 महीने के बाद वापस खाना बैक टू नॉर्मल। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों का इन्विटेशन होता है, क्योंकि वो वजन जो 5 किलो कम हो गया था 1 महीने में, वो वजन 5 किलो तो 15-20 दिन में ही आ जाएगा। तो इस तरह का क्रैश डाइटिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। बॉडी क्लॉक तो कहता है कि पूरे दिन में 4 बार खाना चाहिए। छोटे बच्चों को जो ग्रोइंग एज को छोड़ के वो कभी भी खाए, कितना भी खाए, उसमें कोई मतलब नहीं। हाँ, ऑफकोर्स उन लोगों ने भी जंक फूड ये वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन आफ्टर सर्टन एज, आफ्टर ऐसे 21-25 के बाद में, मैक्सिमम 25 कर ले, तो उसके बाद में हमारा दिन का 3 या 4 ही बार हमारा मील होना चाहिए। उससे ज़्यादा मील इज़ नॉट गुड। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 मील तो ज़रूर करते हैं, बीच में चाय बिस्किट ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, जूस ले लिया, तो वो हम उसको कहीं डाइट में एनरोल ही नहीं करते, उसको डाइट बोलते ही नहीं है। जूस तो अभी टिन पैक में वो बहुत सारा पैकेजेस लिखे रहते हैं, 0 कैलोरी, 0 फैट, ये वो इतना अच्छा लगता है, तो फिर उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जैसे ही पेट में कुछ खाया, एक्सेप्ट प्योर वाटर, उसके अलावा जो भी पेट में गया वो आपने कुछ खाया है कि उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूस का बाहर निकलना, मतलब आपने कुछ खाया है, तो वो भी काउंट करना जरूर। दिन में भाई 5 चाय पीता हूँ नहीं, बट 4 बार से ज़्यादा खाता नहीं, तो चाय लिक्विड है, वो भी एक प्रकार का खाना ही है, वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसमें मिल्क रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। रिड्यूस वेट में एक बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, जैसा कि ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, हर एक का एक बॉडी फ्रेम, अगर मैं स्ट्रक्चर की ज़्यादा, एक बहुत अच्छा एक फ्रेम है, वो फ्रेम के ऊपर मसल्स, बोन का एक ढांचा बनाया है, उसके ऊपर मसल्स और चमड़ी आती है, उसको हम जनरली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर जो फैट है, तो किसी की फैट कहाँ बैठती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई का मसल फैट रहता है, बोन फैट रहता है, इसका मसल तो फ्लेश में ही, चमड़ी में ही ज़्यादा ये रहता है, फैट रहता है, एक्स्ट्रा फ्लैबी। मैक्सिमम हम जब डाइट की बात करते हैं तो हम एक्स्ट्रा फैट की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फ्लैश को जो कहते हैं कि जो हमारे मसल्स है, जो प्रोटीन के, रिच प्रोटीन के बने हुए हैं, टेंडन्स है, उसको अगर रिड्यूस करना है तो वो ओवरनाइट नहीं होते, उसके लिए काफ़ी समय लगता है। और जनरली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड होता है कि किसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है। अभी ये इनको देखेंगे तो वो कितना भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनकी कभी फ्लैश बढ़ेगी ही नहीं, उनके ऊपर फैट ज़रूर आ सकती है। हम थोड़ी जब एक्सरसाइज की बात करेंगे तो और उसके ऊपर मैं थोड़ा और गौर करूँगी कि फ्लैश का मतलब क्या है। तो जनरली ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा बॉडी वेट का जो चार्ट है, हाइट एंड वेट का जो चार्ट है, और BMI, हाँ, तो ये बॉडी मास इंडेक्स से BMI की भी जो बात करते हैं, वो फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है। हमारा बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा हमारा फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी के घर में, किसी के घर के लोगों की बॉडी का ढांचा बहुत नाजुक है, और कोई लोग बोलते हैं हेफ्टी है, पैदा ही हेफ्टी, 6 फीट टॉल, रॉबस्ट। अब उनका BMI और दूसरे किसी का BMI, कोई उसका कोरिलेशन नहीं है। तो हमें बहुत सारा चीज़ें, क्योंकि इंडिया में वेरिएशन ऑफ कास्ट और रिलीजन के हिसाब से नॉर्थ टू साउथ में बहुत ज़्यादा हाइट, वेट और बॉडी मास इंडेक्स में डिफरेंस है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेथोडिकली कि वहाँ पे 2 + 2 4 लिखा है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2+2 4 मैथमेटिक्स में ही होते हैं, बॉडी के उसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी को एक ही लाठी से हम नहीं कर सकते। तो हर एक के लिए अलग अलग बॉडी मास इंडेक्स है। अब मेरा बॉडी मास इंडेक्स अगर मैं बचपन से लेकर आज तक देखूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा क्या होगा। तो मैं उसको कोई मेरी एज के वालों के साथ, मेरी हाइट और एज वालों के साथ मैं BMI अपना कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जो मेरी फ्रेंड है उसकी मेरे जितनी है, लेकिन वो फैट फैमिली से आ रही है, तो जेनेटिकली फैट है, उसको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, फैमिली हिस्ट्री, DNA प्रॉब्लम है, तो DNA प्रॉब्लम को कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या वेरिएशन होना चाहिए कि हम उतना ही हेल्दी खाना खाएं ताकि और ज़्यादा उसमें फैट ना आए। मैं बहुत ऐसे पेशेंट लोगों को जानती हूँ और मैं सोचती हूँ हवा पे जीते हैं फिर भी इतने मोटे हैं, और मैं बहुत ऐसे भी पेशेंट लोगों के ऐसे मित्रों को जानती हूँ, अरे इतना सारा खाता है, माय गुडनेस, और कितना पतला है, हम तो थोड़ा ही खाते फिर भी मोटे हो जाते हैं, और ये इतना सारा खा रहा है। थोड़े दिन पहले कहीं पार्टी में गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा हम लोग 8 जन थे, तो एक मित्र ने बहुत अच्छा खाना है, मैं तो पेट भर के खाने वाला हूँ, तो हम लोग बोलते अच्छा कितना पेट भरेगा? उसने 6 रोटी खाई, पहले स्टार्टर बहुत अच्छा 2 स्टार्टर लिए उसने, फिर 6 रोटी खाई, होटल की 6 रोटी खाई, 3-4 सब्जी खाई, उसके बाद में उसने 3 आइसक्रीम खाई। और मैं इस बंदे को देख रही हूँ कि क्या बात है, इसकी हाइट और वेट के हिसाब से वो परफेक्ट है। उसकी हाइट कुछ 5.8 है और उसका वज़न कुछ 68 है। इतना खाने के बाद भी वो इतना हेल्दी है। और मैं उसको पूछ रही थी तो भैया कौन सी एक्सरसाइज करता है उठ के, से कौन से जिम में जाते हैं? बोलते हैं नहीं, मुझे ये तो मैंने यहाँ पे कम खाया है, लेकिन घर पे मैं बचपन से 10 से 11 रोटी खाता हूँ, तो उसकी हैबिट है, तो वो उतना पचा जानता है, बॉडी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कोई वो बोलेगा अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ, मेरे को कंपेयर करेगा तो मैं 2 रोटी खाती हूँ, तो फिर उसके लिए डाइटिंग हो जाएगी, और मैं उसकी 8 रोटी खाऊंगी तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो हमें बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा था कि दूसरों के सजेशन पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। अपने आप को जानो, अपने डॉक्टर की एडवाइस लो, और उसके हिसाब से आपके डाइट प्लान होना चाहिए, मित्रों के हिसाब से नहीं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मित्र, फैमिली मेम्बर के हिसाब से बिल्कुल नहीं। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर डिजीज एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। और वो डॉक्टर की एडवाइस भी अच्छे से समझ लो, अगर नहीं समझ में आई तो वापस पूछना, में कोई हर्ज नहीं है। हेल्दी डाइट में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, नेचुरल डाइट होनी चाहिए और रेगुलर फूड होना चाहिए। बैलेंस डाइट में हमारी जो ओरिजिनल इंडियन डाइट थी, सुबह के जो नाश्ते, होममेड हम नाश्ते बनते थे, आजकल जो रेडीमेड आप खाते हैं कि फ्लेक्स खा लिया, मुझसे ये खा लिया, वो खा लिया, जैसे ही कोई फूड आधा बनता है और फिर इसको पैकिंग करते हैं, या हाफ कुक फूड या पैक फूड, उसमें जनरली न्यूट्रिशन लेवल भले ही वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हो पैकेज के ऊपर, बट वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें कितनी होगी वो क्वेश्चन मार्क है। वो बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है, और जो मार्केटिंग उसमें बहुत बड़े स्कैंडल भी चलते हैं। आप लोगों को थोड़े अभी मैगी के हिसाब से थोड़ा पता भी चला, नहीं तो मैगी की एडवर्टाइज बहुत अच्छी थी कि बच्चे लोग खाएंगे तो उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और आज पता चला न्यूट्रिशन की जगह पे बच्चों की ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो गई। हमें ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि वे बैक बहुत समय पहले डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, वो इतनी ज़्यादा, किडनी प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। लेकिन आज की तारीख में देखें तो हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, हमारा देश किडनी प्रॉब्लम्स का हब है, हमारा देश डायबिटिक का हब है, ये कोई प्राउड करने की बात नहीं है। हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। हमारे देश में उन लोगों ने हमारी एक भी डाइट प्लान नहीं, हमारे एक भी रेसिपीज़ अपनाई नहीं है, लेकिन हमने उनकी बहुत सारी चीज़ें अपनाई है। डाइट में तो वो जो शास्त्रों तो ये कहते हैं, इवन मेडिसिन भी यही कहता है कि आप जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे लोकली जो चीज़ें अवेलेबल है, जो उगती है, वही खाना सबसे ज़्यादा नेचुरल होता है, क्योंकि वो मिट्टी में और वो जो पानी में है, आप वहीं की पैदाइश हो,
तो वहाँ के आप उसमें कंपेटेबल हो, और बाहर का बहुत ज़्यादा आप फॉलो कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, कई बार हम लोग तो बहुत लोग वहाँ पे जा गए भी नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों से हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई अमेरिकन या ब्रिटिशर या यूरोपियन और जापानीज या चाइनीज़ यहाँ पे आएगा तो हमारी वाह वाह व्हाट नाइस करी, व्हाट नाइस करी, और उसको पूछो भाई रेसिपी ले और अपने घर पे बना, डाउट कितने लोग बनाते होंगे। बट हम उनके सारे पिज़्ज़ाज़, पता नहीं क्या क्या चाइनीज़, ये वो सब चीज़ें हमने फॉलो की है। यस, हाँ, एक फॉरेन का लेबल लगना चाहिए, फिर वो सही है गलत है हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ये मत सोचिए जैसे हम करप्ट है वैसे वो लोग भी करप्ट है, लेकिन उनके देश के लिए तो शायद ना भी हो, बट हमारे देश में जब आते हैं कि जब हम ही चीज़ें गलत खाते हैं तो फिर वो गलत भेजने में उनको क्या हर्ज है। आज का ये टॉपिक नहीं, फिर भी एक बात बताती हूँ कि कई मित्र जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि कई चीज़ें मैं बोलती कि वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तुम कई बार खाने का मन होता है। एक सिंपल चीज़ की बात ले लूँ तो वो वहाँ पे जो चीज़ की एक्सपायरी डेट रहती है 4 से 6 दिन है, मैक्सिमम 1 हफ्ता रहती है, और यहाँ पे तो पता नहीं कितने दिनों तक हम खाते वो चीज़, जितने दिनों तक एक सिंपल कॉमन सेंस भी कहता है कि बनी हुई चीज़ को जितना ज़्यादा लंबा प्रिजर्व करना है उतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखें। कई बार तो मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ की एक्सपायरी डेट हो चुकी हुई चीज़ें रीसाइकल रीपैकेज करके हमारे देश में बेची जा रही है, क्योंकि हम तो फॉरेन का लेबल देखेंगे, एक्सपायरी डेट का हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो लोग तो बोलते हैं कि आप जो खुमचे पे खाते हो उससे तो हमारी चीज़ कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो आप वो खा सकते हैं तो फिर हमारी चीज़ें क्यों नहीं खा सकते, हम थोड़ी इतना नुकसान उठाएंगे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी इंडिया में सारी चीज़ें बेचते रहो, ये लोग कुछ भी खा जाते हैं, और ये कुछ भी खा जाने की वजह से उनको लगता है कि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इम्यून सिस्टम अभी इतनी अच्छी नहीं रही है, इसलिए हम डायबिटीज़ की हब, इसके हब उसके हब, बीमारियों के हब बनते जा रहे हैं। और ये बहुत हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फर्क है। Yes. बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी पीड़ा, और या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी पीड़ा में व्यतीत करना चाहते हैं या हेल्दीली व्यतीत रहना चाहते हैं। इसीलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट का नाम है फर्स्ट माई हेल्थ। अभी एक्सरसाइज के ऊपर बहुत सारे एक्सरसाइज के नाम हम सुनते हैं, जैसे कि योगा, एरोबिक्स, जिम, गेम, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर कोई एक्सरसाइज के पीछे एक प्रिंसिपल रहता है, और कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं, सीखने के लिए शॉर्टकट नहीं रहते हैं। योगा जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, वापस रिपीट करती हूँ, योगा जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन गलत किया हुआ योगा बीमारियों को आमंत्रण देने का पहला स्टेप भी है। और कोई भी एक्सरसाइज इन बिटवीन छोड़ी तो दूसरी बीमारियों का आमंत्रण है। सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी ही एक पेशेंट है, योगा कर रही थी, 2 साल कुछ अच्छे से योगा किया, फिर मेरे पास आई थी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, और ढूंढते ढूंढते पूरी केस हिस्ट्री लेते वक्त में एक ही बात समझ में आ रही थी कि योगा करने के बाद ये स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उसको बताया कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा अपना योगा कैसे करती हो, जरा आसन किस तरह से कर रहे हो बताओ ना। और मैंने उसको पूछा तुमने कितना जल्दी ये सीखा, किससे सीखा, कितने? हाँ, कोई लेडी है वो योगा चला रही है। मैंने बोला उसका क्वालिफिकेशन देखा? नहीं, बहुत लोग जाते हैं ना। मैंने बोला वो तो बढ़िया है, लेकिन हाँ उसने कहाँ से सीखा है? तो अच्छा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पूछ के लाऊंगी, चलेगा? मैंने बोला बहुत बढ़िया, पूछ के लाना। हाँ, वो अपनी फ्रेंड के साथ उसको असिस्ट कर रही थी, अभी उसने योगा क्लासेस खोले। मैंने तो ये तो बहुत बढ़िया है, वो अपनी फ्रेंड को असिस्ट कर रही थी और उसने योगा क्लासेस स्टार्ट किया और आप जा भी रही है। नहीं, पैसा ज़्यादा नहीं लेती ना। अरे आपकी हेल्थ
का पैसे के साथ मत तोलिए ना। नहीं डॉक्टर आपको समझ में नहीं आता है, वो बहुत सेवा भावी है। मैंने बोला ये कौन सी सेवा हो रही है? नहीं, एक हफ्ते का 3 बार सिखाती है तो पूरे ऐसे 12 हो गए महीने का, उसके सिर्फ 200 रुपये लेती है। 1 घंटा सिखाने के लिए 200 रुपये लेती है। और एक सिंपल चीज़ समझो, मैंने बोला एक साथ में क्लास में कितने लोग रहते हैं? तो 20-25 तो रहते ही है, दिन में उसके 10 क्लास चलते हैं। अब सोचो उसकी कितनी कमाई है, वो कौन सी सेवा कर रही है? एक अनक्वालिफाइड पर्सन लोगों की हेल्थ के साथ खेल रही है और लोग उसको सेवाभावी बोल रहे हैं। और फिर डॉक्टर ईटा एक डायलॉग हमेशा मारते हैं, भारत देश में क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़्यादा वो तो डॉक्टर है कि नहीं, वो तो क्वेश्चन मार्क रखेंगे, लेकिन बाकी के सारे भारतीय डॉक्टर और क्वालिफाइड डॉक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क। कितने आसानी से 200 रुपये में उसने बीमारी खरीदी थी। बहुत अच्छी, एकदम हंसमुखी है, इतना अच्छा बात करती है, साथ में हमें टिप्स, फ्री में टिप्स भी देती है कि ऐसे खाना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया सिखाती है। लेकिन ये बीमारी उसी की वजह से आई, वो समझ में नहीं आई। हाँ, शुरू में 2 महीना अच्छा लगा था, फिर धीरे धीरे तकलीफें स्टार्ट हुई और 3-4 डॉक्टर बदल के बाद मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि कोई मुझे अच्छा नहीं कर पाया था। मैंने बोला किसी को यही समझ में नहीं आया कि तुम्हारा योगा की वजह से, और ट्रस्ट मी, मेडिसिन और योगा बंद कराने और उसको और एक थोड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज के ऊपर डालने से आज वो बिल्कुल ठीक है। उसने पता नहीं कितने पैसे खर्चे थे अपनी बीमारी के लिए, 200 रुपये में खरीदी हुई, हर महीने के 200 रुपये दे दे के बीमारी खरीद रही थी वो। ऐसा मैक्सिमम लोग करते हैं और उसको कभी भी समझ में नहीं आया कि ये बीमारी मुझे योगा की वजह से शुरू हुई है। उसके लिए तो योगा की टीचर 200 रुपये में, आज के ज़माने में 12 क्लासेस कौन सिखाता है? डॉक्टर कितनी सेवा भावी है वो लड़की। वो सेवा भावी थी या ये तो नहीं पता, बट अनक्वालिफाइड थी। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पेशेंट नहीं, ये कोई योगा की वजह से कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती है। ये कंसेप्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर सही तरीके से योगा किया तो इट्स एक्सट्रीमली गुड, बट ये भी जान लीजिए योगा के आसन आज की और कल, आज सिखाया और कल याद करके फिर प्रोड्यूस करके रोज करते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। योगा सीखने के लिए पहले आपका ब्रीदिंग पैटर्न पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कंट्रोल आते आते कम से कम अपने स्वभाव के ऊपर निर्भर करके 3 महीने से 2-3 साल लग जाते हैं, और उसके ऊपर सीरियसली काम करना पड़ता है। याद रखिए, उसके बाद आसन में हर एक आसन अपने श्वास के साथ निर्भर, श्वास लेना छोड़ना, किस तरह से लेना किस तरह से छोड़ना, हर एक आसन के साथ लिखा हुआ है। अगर आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप के लिए अब नहीं समझ में आने वाली कोई बड़ी बीमारियों का आमंत्रण की शुरुआत है ये। सेम एरोबिक्स के लिए भी, सेम विद जिम्नेशियम। सारे जिम्नेशियम के लोग कौन रहते हैं? टोटली अनक्वालिफाइड पीपल, जो इंस्ट्रूमेंट भी है पता नहीं किसने अप्रूव किए हुए हैं। और उसके लिए एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी प्लान सोच रहे हैं, आपके डॉक्टर ने उसको अप्रूव किया है कि नहीं। आपके नेचर के साथ निर्भर करता है कि आपकी लाइफस्टाइल के साथ अटैच्ड है कि नहीं। अगर वो नहीं है, एक अनक्वालिफाइड पर्सन के पास जाके, या इस तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10th के बाद 12th के बाद थोड़े कोर्सेज है, वो असिस्टेंट कोर्सेज है, और वो असिस्टेंट कोर्सेज के साथ हम लोग उसके, वही फिर जिम खोलता है और हम उसके पास जाते हैं। उसने भी अच्छी अपनी बॉडी बिल्डअप की है, हम उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और चलो ये भी अच्छा सिखाएगा और बाकी के लोग भी कर रहे हैं, और सबके लिए एक ही प्लान सबके लिए होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की काम करने की पद्धति अलग है, उसको एक्सेप्ट करने की रीत अलग है। गेम्स भी, हाँ, इन सब चीज़ों में गेम्स, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांस, ऊपर के उसे ये थोड़े अच्छे हैं कंपैरेटिवली, बट वो भी वहाँ पे इरेगुलर किया, गलत तरीके से किया,
गलत टाइमिंग में किया तो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे इसके बारे में क्या लिखा है, वापस रेगुलर, इरेगुलर, एक्सेसिव और चेंजिंग। आज मैंने डांस किया, कल मैं एरोबिक्स करने जाऊंगी, परसों मैं योगा करूंगी, तीसरे दिन पता नहीं क्या करूंगी। ये बहुत ज़्यादा चेंजेस भी अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं होते। इसमें मैंने एक एक्सेसिव एक्सरसाइज वर्ड भी लिखा है। एक्सेसिव का मतलब है अपनी बॉडी को जाने समझे बिना, अब एक्सरसाइज स्टार्ट की है, 8-8 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। नॉट ओनली डिहाइड्रेशन, भाई बहुत सारी और बीमारियों का आमंत्रण हो सकता है। देखते क्या क्या बीमारियों का आमंत्रण हो सकता है। इतनी सारी बीमारियां, ये जो बीमारी भगाने के लिए हम एक्सरसाइज करना चाहते थे, वही सारी बीमारियों का एक कारण भी हो सकता है। जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट प्रॉब्लम है, इरेगुलर हार्ट रिदम, एमेनोरिया फीमेल में, एक्सेसिव ब्लीडिंग फीमेल्स में, डिस्टर्ब हार्मोन पैटर्न, डिप्रेशन, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम है जिससे डिस्टर्ब इम्यूनिटी भी होती है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टीबी वगैरह की बीमारियां भी आ सकती है। आजकल के यंग जनरेशन में जो जिम वगैरह में जाते हैं, राइबोमाइलोसिस, ये एक ऐसी बीमारियां जिसमें मसल फटीग हो जाता है, मसल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जिम में जाने वालों की वजह से, या जो लोग मैराथन वगैरह ऐसे कोई, या हार्ड एक्सरसाइज, हार्ड गेम्स वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह इनप्रॉपर करने का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एक्सेसिव साइकिलिंग, स्विमिंग नी जॉइंट्स को या मसल्स को डैमेज या टेंडन इंजरी कर सकती है। इंक्रीज एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, रनिंग एंड साइकिलिंग वर्सेस वॉकिंग। जब हम रनिंग और साइकिलिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है और हम लंबे लंबे सांस लेते हैं। तो उसकी वजह से तभी बहुत ज़्यादा फास्ट जब ब्रीदिंग करते हैं तो शरीर में एक अपना फिल्टर सिस्टम है, बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर न जाने के देने के लिए जो नाक में फिल्टर सिस्टम है, वो फिल्टर सिस्टम कहीं बंद हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा मुंह से भी सांस लेते हैं और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एयर पोल्यूशन के रिलेटेड जो जो बीमारियां हैं वो होना शुरू हो जाती। इसीलिए ब्रिस्क वॉक अपनी कंफर्ट जोन में, अगेन ब्रिस्क वॉक अपनी कंफर्ट जोन में। और कई बार हम बोलते हैं कि वॉकिंग करना, मैं मैक्सिमम अपने पेशेंट को वॉकिंग के अलावा कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि हम जिस लाइफस्टाइल में जीते हैं तो हमारे कोई फिक्स लाइफस्टाइल नहीं है। आज हमें 6 बजे जाना है, कल 8 बजे जाना है, कुछ घर पे काम लेके आए, उसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर एक्सरसाइज हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा, या एक्सेसिव और इरेगुलर एक्सरसाइज दोनों के ये कॉजेज हो सकते हैं। लेकिन वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम सुबह से उठ के रात को सोने तक के वक्त करते ही रहते हैं, और उसमें हमें एक कंटिन्यूस 45 मिनट्स की करनी है। तो वो हम पीरियड अगर कहीं किस दिन सुबह में नहीं होगा तो हम दोपहर में कंप्लीट कर सकते हैं, रात को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ कि इतनी कैलोरी बर्न करनी है, तो वो इतनी कैलोरी बर्न हम वॉकिंग कहीं पे भी करके कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं, और वो कभी भी हो जाए। बाकी की एक्सरसाइज के लिए एटमॉस्फेयर, ये कई एक्सरसाइज सिर्फ सुबह में कर सकते हैं, कई एक्सरसाइज इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पैटर्न, इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्मोन सिस्टम, ये सबके साथ बहुत ज़्यादा निर्भर है। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है उसका किसी के भी साथ कोई निर्भर नहीं है। आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है और कैलोरी बर्न करनी है। मैं फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी एडवाइस करूँगी कि बाहर का आप लोगों को समय नहीं मिलता है, काम करती है आजकल की मैक्सिमम महिलाएं वर्किंग वुमेन है, तो घर के थोड़े जो काम है कि कहीं झाड़ू निकाला, झाड़ू निकालने की जैसी कोई बेस्ट एक्सरसाइज नहीं, कपड़े धोने जैसी कोई बेस्ट एक्सरसाइज नहीं। ये एक्सरसाइजेज, ये घर का काम कर रहे हैं, किचन वर्क कर रहे हैं, तो जैसे किचन वर्क में एक सिंपल एग्जांपल, हम लोग आटा गूंद रहे हैं, हाँ, तो आपका एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, बेलते हैं ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर होता रहता है।
इसीलिए तो कंपेयर टू द फीमेल बहुत ज़्यादा हेल्दी है थी। अभी तो फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही है। बिगनिंग में जब मैं डॉक्टर बनी तब हमें बताया, हमारे बुक्स में लिखा हुआ था कि महिलाओं को अमुक समय से पहले ब्लड प्रेशर ये वगैरह हो ही नहीं सकता है, मेनोपॉज के बाद ही उनको कुछ हो सकता है। आज ऐसी स्टोरी नहीं रही है, मेनोपॉज से पहले भी उनको ब्लड प्रेशर के इश्यू आ सकते हैं। जैसे मेल के 40 से पहले किसी का ब्लड प्रेशर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ सकता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो ये जो बदलाव है उसमें पुरानी पद्धति, उसमें कहीं कुछ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ था, उसको फॉलो करेंगे तो भी आपकी एक्सरसाइज हो सकती है। ऐसा ज़रूरी, ऐसा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में झाड़ू पोछा कर रही है, वो भी एक एक्सरसाइज का प्रकार है। आप कपड़े धो रहे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज का प्रकार है। घर के काम भी हो गए और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो गई। ये स्पेसिफिकली वर्किंग वुमन के लिए टिप्स थी। कई बार एक्सरसाइज के बाद अगर हमारा बैलेंस डाइट नहीं है तो ओबेसिटी भी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं आप कम खाते हुए भी एक्सरसाइज के साथ अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो भी वो ओबेसिटी और दूसरी बीमारियों का कारण हो सकता है। नाउ हाउ टू सिलेक्ट योर एक्सरसाइज प्लान, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने डाइट के लिए कहा था वैसे ही अंडरस्टैंड, अपने आप को समझो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ मैराथन देखती हूँ तो लगता है कि मैं भी है ना नेक्स्ट टाइम हाफ मैराथन तो जीतने की कोशिश कर ही सकती हूँ। फिर 4 दिन जाती हूँ, रन करती हूँ, 5वें दिन छोड़ो यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे पता है कि मेरा स्वभाव थोड़ा लेज़ी टाइप का है तो फिर मुझे ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिम विम में जाने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। मुझे वही करना चाहिए जो मेरे बॉडी और स्वभाव को ये करता है। हम कभी कोई फ्रेंड्स को देख के वेट लिफ्टिंग करने गए, 2-4 दिन कर दी, कई बार दोस्तों के प्रभाव में आके 2-4 महीने कर ली, 2-4 दिन कर ली, तब तक तो ठीक ही है। 2-4 महीने के बाद आप उसको छोड़ो और फिर उसकी प्रॉब्लम्स देखो, अपना स्वभाव देखो, अपनी बीमारी देखो, अपनी फैमिली हिस्ट्री बीमारियों की वो भी देखो, अपनी बॉडी की टाइप भी देखो और अपने फ्यूचर प्लान्स भी देखो। आज मेरे को ऑफिस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं 9 बजे निकलती हूँ, लेकिन मेरा जॉब प्रोफाइल ये कहता है कि और अगर ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आ गया या मेरी इंक्रीमेंट हो गई या मुझे और कुछ मैं कर रही हूँ तो मेरा सुबह का 9 बजे का निकलने का प्लान तो शायद 9 बजे, लेकिन रात को मैं लेट आना शुरू कर रही हूँ, रात को लेट सोती हूँ तो लेट उठ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ये करना चाहिए। अगर जिसका भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का जॉब है उसने तो कभी जिम ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, स्विमिंग भी नहीं करनी चाहिए। जो लोगों की एकदम रेगुलर लाइफस्टाइल है, स्वभाव से रेगुलर लाइफस्टाइल। अब एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक पेशेंट है, उसको मैंने योगा करने के लिए एडवाइस किया और योगा के सारे आसन मैंने उसको सिखाए। अब मुझे इस बंदे का 100% पता है कि वो रोज़ 1 घंटा योगा करता है। अब इसका भी और मुझे उसके ऊपर इतनी गारंटी थी और उसने प्रूव भी, खरा भी उतरा उसके ऊपर। अगर उसको 4 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट पे 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, तो एयरपोर्ट पे भी वो योगा कर लेगा 1 घंटे के लिए। या तो कहीं लगता है कि मैं ये नहीं करूँगा तो थोड़ा जल्दी भी 1 घंटा उठ के योगा करेगा, क्योंकि सुबह में जल्दी योगा करना है, खाना पीना खाने से पहले योगा कर लेना चाहिए, ऐसा मेरे एक इंस्ट्रक्शन पे वो परफेक्टली कर रहा है। वो उसका स्वभाव है, वो कभी योगा मिस नहीं करेगा। वो मेरे पास इतनी सारी बीमारियां लेके आया था, लेकिन अब फिलहाल वो मेरे पास ऑलमोस्ट 3-3.5 साल से आया भी नहीं है। मैंने भी उसको एक बार कहा, हाँ ठीक है 6-8 महीने में एक बार ज़रूर मुंह दिखा के जाना, आने की ज़रूरत नहीं है। बट वो जो इतना रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, ऐसे लोगों ने योगा करना चाहिए। बाबा रामदेव योगा करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, बट उनकी कितने सालों की साधना के बाद वो कर रहे हैं वो भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बॉडी टाइप, कई लोगों की बॉडी बहुत फिक्स रहती है, कई लोगों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, कई लोगों के बोन सॉफ्ट रहते हैं। हमें वो पता चलता है जब हम कुछ कार्य करते हैं, तो वो भी थोड़ा बचपन से लेके अपने आप को थोड़ा अगर ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी क्या टाइप की है, सेंसिटिव है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है। उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइज हमारी चूज़ करनी चाहिए। What is best? Best is homemade food. फ्रेश बना हुआ घर का हिंदुस्तानी खाना। सुबह में उठ के जो हमारे जो कास्ट रिलीजियस जो एरिया में से आते हैं, जो स्टेट में हर एक की अपनी 50 साल पुरानी जो नाश्ता बनाने की पैटर्न थी ना, आज की तारीख में भी वो उतनी ही परफेक्ट है। बार बार पूरे लेक्चर में रेगुलर लाइफस्टाइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। पहले भी कहा, वापस इसमें यह है, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मुंबई कर के लिए या अपनी नई लाइफस्टाइल को देखते हुए वॉकिंग इज़ बेस्ट एक्सरसाइज। रिड्यूस स्ट्रेस। हम बाहर घर से काम इसलिए करने निकलते हैं ताकि हम अपने लिए कंफर्ट खरीद सके, यही उद्देश्य है कमाने का। बट वो कंफर्ट की जगह पे स्ट्रेस, बीमारियां खरीद के ला रहा है, तो हमें एक थोड़ी नज़र पीछे भी करके देखना चाहिए कहाँ हम गलत हो गए और उसमें से क्या अपने आप के लिए चेंज कर सकते हैं ताकि वो कंफर्ट लेवल आए। और आज के टॉपिक के हिसाब से कई बार एक्सरसाइज ना करने का या डाइट ना फॉलो करने का भी अनदर स्ट्रेस रहता है। तो आप अपने आप को समझ के ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड हेल्दी रहने का सबसे अच्छा कंटेंटेड लाइफ, बैकपैक कंटेंटेड लाइफ। अपनी ज़रूरियातें जितनी कम हो उतना कमाने का स्ट्रेस कम, उतना भागने का स्ट्रेस कम, उतनी ही ज़िंदगी निरोगी, हेल्दी, कंफर्टेबल, हैप्पी अचीव करना, गेन करना और साथ में एक साथ बहुत सारी चीज़ें की अपेक्षा करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। दोस्तों, एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपके मित्र क्या कर रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आपके कलीग्स क्या कर रहे हैं या आपके फैमिली के और मेंबर क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखनी चाहिए कि उनके पास आईफोन है या आपके पास सिंपल मोबाइल है या उसका घर 200 स्क्वायर फीट का है या उसका 2000 स्क्वायर फीट का है। वो चीज़ें के साथ अपनी हेल्थ का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ज़रूर याद रखिएगा कि कंटेंटेड लाइफ, हेल्दी लिविंग, रेगुलर लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट। और इसमें कहीं पे भी बैलेंस डाइट में मैंने कहीं पे भी नहीं कहा है कि आप रेडीमेड आप खाना खा लीजिए। घर के दाल चावल बाहर के पकवान से कहीं गुना ज़्यादा हेल्दी है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे कहीं ये बात कहना भूल गई कि जब हम डाइट में बहुत सारे चीज़ें, हम कुछ भी जंक खा के हम फिर विटामिन एंड मिनरल्स के रेडीमेड पैकेट्स के ऊपर जाते हैं, टैबलेट्स के ऊपर। या फिर ये डॉक्टर लोग बहुत बार, एलोपैथी डॉक्टर बहुत बार ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स तो लेनी ही चाहिए, आयरन तो लेना ही चाहिए, कैल्शियम तो लेना ही चाहिए, ये तो लेना ही चाहिए, वो तो लेना ही चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा। उससे अच्छा है वो नेचुरल फूड में मिले। अननेसेसरी कैल्शियम लेना, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम लेना आपको किडनी स्टोन का इन्विटेशन दे सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम दे सकती है, आपको थिकनिंग ऑफ आर्टरीज एंड वेन का प्रॉब्लम दे सकती है। ये भी याद रखिएगा। एक्सेस ऑफ आयरन टैबलेट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू लिवर प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम, किडनी स्टोन और डाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये याद रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम इंक्रीज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। हर कोई चीज़ें अपनी बॉडी में जितनी ज़रूरियात है उतनी ही लें तो अच्छा है, और वो भी कुदरती
रूप से आए तो उससे जैसा कोई बेहतर काम नहीं है। व्हाट फर्स्ट माय हेल्थ में डॉक्टर रीटा करती है, जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो जितनी ये मैंने सारी बातें की, हॉलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट को ठीक करना ज़्यादा महत्व रखता है, कितने क्वांटिटी ऑफ पेशेंट आए उससे अच्छा क्वालिटी ऑफ पेशेंट कितने हैं वो ज़्यादा महत्व है हमारे लिए। बॉडी की नीड क्या है, डिजीज़ की नीड क्या है, स्वभाव क्या है, पर्सनालिटी क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल क्या है, ओवरऑल वो आदमी कैसा है, उसकी तासीर क्या है, वो सारी चीज़ें देख के मैंने योगा बीए इन योगा हूँ, डाइटिशियन का कोर्स किया है, काउंसलिंग कोर्स किया है, तो ये सारी चीज़ें मिला के पेशेंट को जब जाता है तो वो होलिस्टिक अप्रोच है। मैं यहाँ पे और एक बात स्ट्रेस भी ये करूँगी कि फैमिली डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक आध लेक्चर में ये कहा है कि आज के जो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो अगर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ अगर वो डाइटिशियन बैठती है तो सिर्फ वो डायबिटीज़ के परव्यू से ही आपको डाइट बताएगी। किडनी वालों के साथ अगर कोई बैठे तो उसी के हिसाब से बताएगी, तो वो उसका एक एंगल बहुत छोटा हो जाता है, ताकि शायद आपको उसके साथ दो बीमारियां तो आप दो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, तो शायद दो मल्टीपल कुक स्पॉइल्स द फूड, तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ प्रश्न है?